मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट 4। तो बेसिकली देखा जाए अभी तक हमने पढ़ा मेंडेलियन एरा, प्री मेंडेलियन एरा, और अगर देखा जाए कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में पोस्ट मेंडेलियन एरा, यानी कि मेंडल का काम, मेंडल के बाद का काम, और फिर जो मेंडल का एरा था, मेंडल का वर्क जो डिस्कवर हुआ था, रीडिस्कवर हुआ था, जिसे टेस्ट मार्क, ह्यूगो डिमरी वगैरह ने काम करा था, री डिस्कवरी की थी उनके वर्क की। उसके बाद जो एरा आया वो आया पोस्ट मेंडेलियन एरा। पोस्ट मेंडेलियन एरा का टाइमिंग था 1923 टू 1950, यानी कि 1923 से 1950 का जो समय था वो पोस्ट मेंडेलियन एरा का समय था। पोस्ट मेंडेलियन एरा का जो टाइमिंग था वो इतना था, लगभग 27 इयर्स का टाइम जो था वो पोस्ट मेंडेलियन एरा का था। और इस टाइम में जो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग का काम था वो और तेजी से डेवलप हो गया, क्योंकि मेंडल तक देखा जाए तो उस समय तक जो मेंडल ने काम स्टार्ट किया था, मेंडल ने काम किया था, उस समय क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, उस समय माइक्रोस्कोप बहुत बाद में बना था। तो बहुत सारी चीजें जो थी समय के साथ साथ बदलती चली गई और उसमें एडवांसमेंट आता चला गया। तो अब हम पोस्ट मेंडेलियन एरा में हम देखते हैं कि 1923 में सेक्स लिंकेज की खोज हुई, सेक्स लिंकेज पे काम किया गया था। और इस पर जो काम सबसे पहले किया गया था सेक्स लिंकेज पर, द सेक्स लिंकेज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेड इन बीन्स, यानी कि बीन्स पर इसका सेक्स लिंकेज का स्टडी किया गया और उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी शुरू की, यानी कि संख्यात्मक और गुणात्मक जो था उसको अध्ययन किया गया कि उसमें क्या क्या अंतर आता है, क्रोमोसोम क्या क्या इफेक्टेड करते हैं। इस स्टडी को 1923 में बीन्स के अंदर जो था वो स्टडी किया गया था। फिर हमारा आता है 1926, ईएम ईस्ट एंड मैंगफोर्ड एजी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, यानी क्या किया था उन्होंने, ईस्ट ईएम एंड मैग्नोस्फोर्ड ऑफ एजी फर्स्ट डिस्कवर्ड गैमेटोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन निकोसियाना सेंट्री, यानी एक तंबाकू की एक वैरायटी होती है, उसके अंदर इन्होंने गैमेटोफिटिक सिस्टम को डिस्कवरी किया था। गैमेटोफिटिक सिस्टम के साथ साथ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को इन्होंने प्लांट के अंदर डिस्कवर करने का काम किया। किसने किया था? ईएम ईस्ट, एजी मैंगफोर्ड ने 1926 में किया था। फिर 1926 में ही पायनियर हाइब्रिड कॉर्न कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट सीड कंपनी, यानी कि 1926 में पहली सीड कंपनी की स्थापना हुई थी। वो किस नाम से हुई थी? पायनियर हाइब्रिड कॉर्न कंपनी के नाम से 1926 में 1926 में स्थापना की गई एज ए सीड कंपनी प्रोडक्शन के नाम के तरह। ये सीड प्रोडक्ट करती थी, बीज बनाती थी, सोइंग के लिए सीड का निर्माण करती थी। 1926 में एनआई बेबीलोव ने क्या करा था कि पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, वहां से कलेक्शन किया था मटेरियल्स का, और उस आधार पर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने 8 मुख्य सेंटर बनाए और 3 सब सेंटर बनाए थे क्रॉप डाइवर्सिटी की, यानी कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ क्रॉप सेंटर की स्थापना की थी, डिस्कवरी की थी एनआई बेबीलोव ने 1926 में। और उसके बाद उन्होंने 1935 में ही इन सेंटर को 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया था। तब तक बहुत सारे जो देश थे वो आजाद हो गए थे। अब हम बात करते हैं 1927 मुलर्स प्रपोज्ड म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई यूजिंग एक्सरेज, यानी कि 1927 में मुलर नामक साइंटिस्ट ने फ्रूट फ्लाई पर, यानी कि फल मक्खी पर एक्सरेज का जो था
यूज किया और उस पर उनको म्यूटेशन को उन्होंने दिया था, उसी से उन्होंने म्यूटेशन को प्रपोज किया था, नहीं उत्परिवर्तन को बताया था उन्होंने सबसे पहले एक्सरेज का यूज करके कि एक्सरेज से म्यूटेशन हो सकता है। 1927 कार्पेंचिको डेवलप फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिस कैविज इन रसिया। यानी कि इन्होंने कार्पेंचिको ने क्या करा था, रसिया के अंदर, रसिया में स्थित था इनका इंस्टीट्यूट, इन्होंने रेडिस एंड कैविज यानी कि मूली और बंद गोभी के बीच इंटरजेनरिक क्रॉस कराया और उसको देखा था 1927 में कि क्या रिजल्ट मिल सकता है। 1928 स्टीडलर एलजी ने फर्स्ट यूज्ड एक्सरेज फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन बार्ले। यानी कि स्टीडलर ने 1928 में बार्ले के अंदर एक्सरेज का प्रयोग किया, इफेक्ट किया और उसके अंदर उन्होंने सीड में, उस प्लांट में म्यूटेशन डेवलप किया जिससे नई वैरायटी डेवलप हुई। 1933 रेडिस डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज। 1933 में रेडिस ने मेज के अंदर, मक्का के प्लांट के अंदर सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर किया था। 1934 डस्टिन डिस्कवर्ड कोलचाइसिन। यानी कि 1934 में डस्टिन नामक साइंटिस्ट ने कोलचाइसिन नामक केमिकल की खोज की थी। तो अगर कोलचाइसिन देखा जाए तो ये प्लांट से मिलता है और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है और उसका जेनेटिक मैपिंग को भी इफेक्टेड करता है। फिर 1935 बेबीलो पब्लिश्ड द साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और बेबीलो ने क्या किया था, 1935 में एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था द साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के वैज्ञानिक तरीके या आधार। 1935 में नागार्जुन प्रपोज्ड द ओरिजिन ऑफ टेट्राप्लाइड स्पीशीज ऑफ ब्रेसिका यूजिंग ट्रायंगल। इन्होंने ट्रायंगल का प्रयोग करके जो ब्रेसिका स्पीशीज थी इसको टेट्राप्लाइड की खोज की थी, उन्होंने प्रपोज किया था। 1936 में ईस्ट ईएम सपोर्टेड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड हेटेरोसिस proposed by ईस्ट एंड सुले in 1908। तो जो थ्योरी थी, एक हाइपोथेसिस थी जो ईस्ट एंड सुले ने 1908 में प्रपोज की थी, उसको ईस्ट ईएम ने सपोर्ट किया और नाम दिया उसको ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। 1939 में ग्लूडेन सीएच फर्स्ट सजेस्टेड द यूज ऑफ सिंगल सीड डिसेंट मेथड, उन्होंने प्रपोज किया था। 1934 में जेंकिस एम्टी, यानी आप कह सकते हैं एम्टी जेंसिक, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। तो एम्टी जेंकिस ने रिकरेंट सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको डिस्कवर किया था और इन्होंने उसके बारे में बताया था। अगर देखा जाए 1934, तो 1934 में क्या हुआ था कि एवेरी मैडोर एंड मैकॉर्टी ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बताया था कि जो मटेरियल होता है वो नॉन प्रोटीनियस होता है। 1945 में हुल ने एक टर्म दिया था, हुल ने जो टर्म था क्वाइंट किया था 1945 में, हुल क्वाइंट द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन के टर्म को सबसे पहले क्वाइंट किया था, दिया था 1945 में हुल ने दिया था। 1950 हविस एंड बैबकॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी इन क्रैपिस फोटिडा में इन्होंने उसको डिस्कवर किया था, किसको, स्पोरोफिटिक सिस्टम ऑफ इनकम्पेबिलिटी को क्रैपिस फोटिडा में डिस्कवर किया था। 1950 में मैकक्लिंटॉक डिस्कवर्ड एसीडीएस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट, यानी कि प्लांट मटेरियल में, जेनेटिक सिस्टम में, प्लांट ब्रीडिंग में एसी और डीएस सिस्टम को
जो ट्रांसप्रोजोनियल रिस्पांसिबल था उसकी खोज की थी 1950 में मैकक्लिंटॉक ने। तो इस तरीके से देखा जाए जो हमारा इरा है हमारा पोस्ट मेंडेलियन, उसके बाद प्लांट का बहुत सारा काम हुआ। तो देखा जाए प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली क्या, प्लांट ब्रीडिंग का एकमात्र पर्पस था हाई यील्डिंग, सुपर यील्डिंग, यानी कि जेनेटिक मैपिंग में चेंजेस करके हम उसको सुपर कैसे बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं सीड के अंदर, उस सीड से हम मन चाहे वैरायटी, मन चाहे एलिमेंट्स, मन चाहे न्यूट्रिएंट्स, मन चाहे क्रॉप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एकमात्र होता है हाई यील्डिंग, सुपर यील्डिंग और जो न्यूट्रिएंट था, क्वालिटी फूड। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर समाहित थे, जो काम लोगों ने करा था। तो धीरे धीरे जैसे ही टेक्निक एडवांस होती गई, उसकी डिस्कवरी एडवांस होती गई, इंस्ट्रूमेंट बनते गए, उसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के काम में परिवर्तन आते चले गए। धीरे धीरे एडवांसमेंट आता चला गया। डीएनए की खोज होना, पहले हमारे क्रोमोसोम की खोज हुई, डीएनए की खोज हुई, आरएनए की खोज हुई, फिर जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई। कौन कौन से फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर थे जो क्रॉप की सुपरिटी और इंफेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस पर बहुत सारा काम जो किया था वो पोस्ट मेंडेलियन एरा में हुआ था। अब आगे इसका जो एडवांसमेंट है मॉडर्न एरा को पढ़ेंगे, जो 1950 के बाद का एरा है, आज तक जो सुपर एडवांस एरा है। तो अब देखा जाए कि जो यहाँ से देखा जाए जो पोस्ट मेंडेलियन एरा था, यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग में सुपर स्पीड चेंजिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ यह पता चल गया था यहाँ तक कि जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली क्रोमोसोम पर स्थित जीन है, डीएनए है, जो जेनेटिक चेंजिंग के लिए, जेनेटिक मैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो क्लाइमेट को और दूसरे फैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं जिससे प्लांट अफेक्टेड होता है, और उनसे उनको प्लांट को किस तरीके से हमें टॉलरेंट बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक स्टार्ट हो गई थी काम करना, क्योंकि यहाँ तक बहुत सारी डिस्कवरी हो गई थी जो ब्रीडिंग से रिलेटेड थी, चाहे वो एनिमल ब्रीडिंग हो, चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो। तो देखा जाए जो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली है वो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का एक मिक्स प्रोजेक्ट है, जो प्लांट ब्रीडिंग बनता है और प्लांट को एडवांसमेंट मिलाता है। तो आज हम इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न एरा ऑफ प्लांट ब्रीडिंग।